अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे जनरल ट्रेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इसमें आज हमने पढ़ना है कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल जैसे फर्स्ट ए के होते हैं तो उनके कार्बोनेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। सॉल्युबिलिटी, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बट लिथियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि पहले बता चुके, लिथियम का पेक्युलर बिहेवियर होता है, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ उसकी अपने ग्रुप के मेंबर से मैच नहीं करती। इसी वजह से जो बाकी कार्बोनेट्स हैं अल्कली मेटल्स के वो तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो लिथियम कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। स्टेबिलिटी, दे आर स्टेबल इन हीट एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। अब ऊपर वाली ही बात, जैसे बाकी वाटर में सॉल्युबल थे लेकिन लिथियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल था, वैसे ही बाकी जो लिथियम कार्बोनेट है वो हीट पे स्टेबल हैं। बाकी जो अल्कली मेटल्स कार्बोनेट है वो हीट में स्टेबल हैं, जबकि लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं है, वो डिकम्पोज हो जाता है। इट डिकम्पोजेज टू लिथियम ऑक्साइड ऑन हीटिंग। लिथियम कार्बोनेट जो है जब उसको हीट किया जाता है वो डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बनाता है। इट हैज़ कंसिडरेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन कन्वर्टिंग कार्बोनेट्स टू ऑक्साइड। जो लिथियम कार्बोनेट है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उसका जो कार्बोनेट है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इट मेक्स अ डिकम्पोजिशन ईजीज। मतलब हायर जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो डिकम्पोजिशन को ईजी बना देगी और वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा ऑक्साइड में। देयर आर सम लार्ज केटाइन्स लाइक पोटाशियम इन पोटाशियम कार्बोनेट। हेयर गेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज इन कन्वर्टिंग कार्बोनेट टू ऑक्साइड इज रिलेटिवली मच लेस, हेंस डिकम्पोजिशन इज डिफ़िकल्ट। जबकि जो लार्जर केटाइन है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो इसका केटाइन जो होगा लिथियम की निस्बत लार्ज होगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो कम होगी, जिसकी वजह से इसका जो कार्बोनेट है वो ऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं हो सकता और इस वजह से पोटाशियम कार्बोनेट की जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत मुश्किल होती है। फिर हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट को डिस्कस। सोडियम कार्बोनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। अब जो सोडियम कार्बोनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइजेज आउट एट टेम्परेचर बिलो 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम वाटर। जो वाटर जब टेम्परेचर बिलो 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो वाटर में से क्रिस्टलाइज हो के बाहर निकल आएगा। इट इज़ फॉर्म्ड एज सोडियम कार्बोनेट .10H2O। अब जब क्रिस्टलाइज होगा तो इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के होंगे और साथ सोडियम कार्बोनेट होगा। इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अब आपको ये फार्मूला याद रखना, ये MCQs में आ सकता है कि वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला है वो क्या है। इट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। अबव दिस टेम्परेचर इट क्रिस्टलाइजेज एज सोडियम कार्बोनेट .1 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें 10 थे, इसमें 1 है। जब टेम्परेचर अबव 35.2 होगा तब एक मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ। द सोडियम कार्बोनेट .10H2O स्लोली लूजेज वाटर इन एयर। जब ये एयर में होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अपना वाटर लूज़ कर देगा और वाइट पाउडर बना देगा जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाएगा। जैसे कि ऊपर था, ऊपर टेम्परेचर ने अफेक्ट किया था और इसने अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज़ किए थे, जबकि इधर एयर अफेक्ट कर रही है और वो अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर रही है और सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट आयन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अकर इन वाटर। हाइड्रोलिसिस मतलब जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो उसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट आयन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अकर इन वाटर, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इन वाटर इज बेसिक। अब जब सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा और साथ ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब सोडियम मतलब अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा जब वाटर के साथ ही कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। ये बेस है अल्कलाइन सॉल्यूशन और साथ ही एक एसिड बनाएगा। फिर है कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब सेकेंड ए ग्रुप के जो कार्बोनेट्स है उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। सोल्युबिलिटी,
इसमें हम पढ़ते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जो फर्स्ट ए के थे वो सॉल्युबल थे एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में। देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे हमने हाइड्रोक्साइड में पढ़ा था डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, जबकि कार्बोनेट्स की जो है सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। डिकम्पोजिशन, दे आल्सो डिकम्पोज ऑन हीटिंग, देयर इज और डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल से कार्बोनेट हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर। देयर ईज ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब कि जो ऊपर वाले जो एटम्स हैं वो इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे, जबकि नीचे वाले हैं वो मुश्किल से होंगे, क्योंकि उनका ईज कम हो गया है और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उनको डिकम्पोज करने में, जबकि ऊपर वाले आसानी से डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे ये है कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड। ईज ऑफ डिकम्पोजिशन इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ मेटल आयन। ये जो ईज ऑफ डिकम्पोजिशन है ये मेटल आयन के साइज के साथ रिलेट होती है। स्मॉलर दैन आयन हैज़ मोर लैटिस एनर्जी एंड रिजल्टिंग ऑक्साइड एंड हेंस हाई स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये कि जो ऊपर प्रेजेंट हैं कंपाउंड्स एटम्स, उनकी जो साइज़ जो होगा वो स्मॉल होगा, उनकी लेटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। जब लेटिस एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी तो उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो इस वजह से वो ऊपर वाले जो हैं वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं और वो स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जबकि जो डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है उनकी लेटिस एनर्जी कम होती है, तो उनके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी कम होती है, तो वो आसानी से डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट नहीं बनाते, जबकि ऊपर वाले बनाते हैं। फिर आ जाता है नाइट्रेट्स। सॉल्युबिलिटी, नाइट्रेट्स ऑफ बोथ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब जो नाइट्रेट्स है वो फर्स्ट ए के बी सेकेंड ए के बी दोनों के सॉल्युबल हैं वाटर में। डिकम्पोजिशन, नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम मैग्नीशियम कैल्शियम एंड बेरियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जो नाइट्रेट्स इन कंपाउंड्स के हैं वो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं, और जब ये डिकम्पोज होते हैं तो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, साथ ही नाइट्रोजन को ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और साथ साथ मेटालिक ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। मतलब जब इनकी डिकम्पोजिशन होगी इन नाइट्राइड्स की तो ये 3 प्रोडक्ट्स देंगे। अब जैसे कि इसमें है लिथियम नाइट्राइड है, इसने अपना मेटालिक ऑक्साइड दिया, साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया, साथ ऑक्सीजन। अब जब हम मैग्नीशियम नाइट्रेट को के नाइट्राइड्स को देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब अपना मेटालिक ऑक्साइड दिया, साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया और ऑक्सीजन गैस दी। और जब कैल्शियम के नाइट्राइड्स को देखते हैं सेम, इधर भी उसने अपना मेटालिक ऑक्साइड दिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया और साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ की। बट नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम डिकम्पोज टू डिफरेंट प्रोडक्ट। अब इनके जो हैं प्रोडक्ट वो सेम है, बस रिस्पेक्टिव इधर मेटल आ जाएगा, जबकि बाकी जो है वो सेम प्रोडक्ट है। जबकि सोडियम और पोटाशियम को जो नाइट्रेट है वो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। जैसे ये है सोडियम का नाइट्रेट, इसने प्रोडक्ट डिफरेंट दिए हैं, ऊपर जैसे मेटालिक ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला है वैसे प्रोडक्ट्स नहीं है इसके। फिर आ जाते हैं सल्फेट्स। सॉल्युबिलिटी, ऑल अल्कली मेटल्स गिव सल्फेट्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो अपने सल्फेट्स बनाते हैं और वो वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे ऊपर भी डिक्रीज हो रहा था, जबकि हाइड्रोक्साइड में इंक्रीज था, कार्बोनेट्स में डिक्रीज था और सल्फेट में भी डिक्रीज है सॉल्युबिलिटी। बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है ग्रुप के, बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल हैं। जबकि कैल्शियम जो है वो इन दोनों से नीचे प्रेजेंट होता है, तो ये इनसे कम सॉल्युबल है, जबकि ये डाउन द ग्रुप सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, तो ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है वाटर में। फिर आता है कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम भी कहते हैं इसको, ये आपने याद रखना है। कैल्शियम सल्फेट अकर इन नेचर एज जिप्सम, इसका फार्मूला आपने याद रखना है। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है।
इफ़ इट इज़ हीटेड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब हम इसको 100 डिग्री से अबव हीट करते हैं तो ये अपने 3/4 ऑफ वाटर लूज़ करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लूज़ करता है और एक वाइट पाउडर बनाता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हमने इधर 2 जिप्सम के कंपाउंड लिए। अब ये टोटल 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। अब जब इस 4 में से हम 3 को निकाल देंगे, मतलब 3/4 ऑफ वाटर हमने इसमें से निकाल दिया, तो बाकी बचा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह जाएगा और 2 रह जाएंगे कैल्शियम सल्फेट के 2, और ये सिर्फ 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसको कहेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत यूज़फुल कंपाउंड है इंडस्ट्रीज़ में। तो आज का लेक्चर यही था। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।